जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का टेलीग्राम चैनल है और आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ केवल टायर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि टायर 2, तो हमने स्पेशल लाइव बैच टायर 2 का शुरू कर दिया है। तो टायर 2 की तैयारी करने के लिए आप ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है जो 90% स्टूडेंट नहीं करते हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले आप टायर 2 का सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, क्योंकि जिस दिन अगर आपको सिलेबस एनालिसिस करना सीख लिया उस दिन आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि इस पेपर के अंदर सवाल कैसे पूछा जाता है। हालांकि हमने हर यूनिट के 25-25 क्वेश्चन तैयार किए, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि भाई कोई भी सवाल है, कोई भी टॉपिक का सवाल छूटा नहीं जाए। तो हमने हर यूनिट के 25-25 क्वेश्चन तैयार किए, बाइलिंगुअल तैयार किए हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आपको आराम से केवल पढ़ सकते हैं और बार बार पढ़ने से और बार बार लिखने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है आपका यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 का जो नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखिए, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपको पता है कि इस यूनिट से आपके एग्जाम में मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 या 3 सवाल आपके पूछे जाएंगे डेस्क्रिप्टिव के पेपर। लेकिन इसमें टॉपिक भी बहुत सारे हैं, इसलिए हमने हर टॉपिक का एप्लीकेशन के अंदर हर टॉपिक के जो है क्वेश्चन बनाकर आपको दिए हैं और बिल्कुल बाइलिंगुअल दिया है, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसके अंदर आप देखोगे ये जितने भी टॉपिक है, अब आप बार बार जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे रोल ऑफ यूजीसी है तो यहाँ से सवाल बन सकता है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, यहाँ से सवाल बन सकता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि कम से कम डेली 5 मिनट जो है आप अपने सिलेबस को फोकस करें। डेली 5 मिनट आप सिलेबस पढ़ोगे, आपको खुद को महसूस होने लगेगा कि वास्तव में सवाल कैसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बार बार यही कहना चाहता हूं कि सर के टायर 2 की तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि टायर 2 को घबराने की जरूरत नहीं है। और टायर 2 में अधिकतर विद्यार्थी चाहता है कि सर डिस्क्रिप्टिव जो पेपर आएगा उसमें जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का आंसर जो है कितने शब्दों का होना चाहिए। देखिए, उस क्वेश्चन का आंसर मिनिमम 80 और मैक्सिमम 100 वर्ड्स। अगर आपको लगता है कि आप 80 से 100 शब्दों में उस क्वेश्चन का आंसर एक प्रॉपर तरीके से और व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हैं, और वो आंसर बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए कॉपी चेक करने वाले का, जैसा सवाल पूछा है वैसा एकदम ऑथेंटिक आंसर और करेक्ट आंसर और व्यवस्थित आंसर दीजिए, ताकि उसको लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका हर एक सवाल कितने नंबर का है, 4 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का है दोस्तों? 4 नंबर का सवाल है। दोस्तों देखिए, जैसा आप आंसर लिखोगे वैसा आंसर आपको मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? बिल्कुल होती है नेगेटिव मार्किंग। देखिए, अगर आप कोई को सवाल पूछा है, अगर आपने सवाल सही ढंग से लिखा है, तो अगर वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होगा, संतुष्ट होगा, तो 4 में से 4 नंबर दे देगा। कम संतुष्ट होगा तो 3 नंबर देगा, और भी कम होगा तो 2 नंबर दे सकता है। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि अभी भी आपके पास आज से 2 महीने बचा है, और 2 महीने के अंदर आप आराम से जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर सकते हैं। आपको सारा रेडीमेड हमने बना के दे दिया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रेडीमेड डिस्क्रिप्टिव दे दिया है आपको, हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन हमने एप्लीकेशन के दे दिए हैं, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि डेली 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, डेली 5 क्वेश्चंस का रिवीजन शुरू कर दीजिए। कोई भी आप 5 टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस 5 टॉपिक जैसे आज आपने पढ़े हैं उसके बारे में बिना देखा देख आप लिखने की कोशिश करें। आपको लिखने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन कम से कम लिखने से आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी। जैसे आज आपने ILA पढ़ा, आज आपने UGC के बारे में पढ़ा है, तो उसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, अपनी भाषा से लिखना सीखो। आप एक बार लिखोगे तो आप 80% लिख पाओगे, 90%, 30%। मैं गारंटी ले रहा हूँ
कि अगर आप 2-3 बार लिख लोगे ना तो आपको ये सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टायर 2 की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं और हमने स्पेशल बैच भी शुरू कर दिया है। देखिए आज का जो सवाल है, देखिए सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर आपको सवाल को समझने की जरूरत रहेगी कि सवाल कैसे पूछा जाता है और परीक्षा में कैसे आता है। देखिए सवाल जितना पहले तो आप फोकस कीजिए सवाल के ऊपर। सवाल क्या कह रहा है कि लाइब्रेरी क्या है, मतलब व्हाट इज लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या है, सबको पता है कि लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहां पर किताबें व्यवस्थित रूप में होती हैं और वहां पर जो है बहुत सारे यूजर्स पढ़ने के लिए आते हैं। ये सिंपल भाषा में परिभाषा होगी। ठीक है, उसके बाद है पुस्तकालय के प्रकार को विस्तार से समझें और लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए इधर लाइब्रेरी क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पुस्तकालय वह स्थान या संस्था है जहां ज्ञान के स्रोत, ठीक है ना, एक बहुत ही शानदार परिभाषा हमने आपको लिखाई है कि पुस्तकालय वह स्थान है या संस्था है जहां पर ज्ञान के स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसमें लाइब्रेरी में किताबें भी होती हैं, पत्रिकाएं भी होती हैं, डिजिटल डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है ताकि समाज उनका उपयोग कर सके। ठीक है ना, तो लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहां पर ज्ञान का स्रोत यानी रिसोर्स ऑफ नॉलेज होती है। अब रिसोर्स ऑफ नॉलेज के अंदर ध्यान रखना किताबें, मैगजीन, डेटा, ठीक है ना, पीरियडिकल, सब कुछ आ जाता है ताकि वहां पर समाज का हर व्यक्ति जाकर उन किताबों का पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। तो ये तो हो गई लाइब्रेरी की परिभाषा। देखिए हमने सबसे पहले बात किया गया, हमने आंसर को दोनों भाषाओं में लिखा है, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में लिखाने का हमारा मकसद यही था कि हिंदुस्तान का कोई भी विद्यार्थी कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक विद्यार्थी जो है हमारे क्लास के माध्यम से वो पढ़ सकता है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर आंसर हम बाइलिंगुअल लिख सकते हैं क्या। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आपको लगता है कि हिंदी में लिखना संभव नहीं है, उस समय भूल भी जाते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस भाषा, उस तरीके की भाषा का या लैंग्वेज का प्रयोग करो ताकि कॉपी जो चेक करने वाला है ना वो आपसे संतुष्ट हो जाए। बस यह है मेरा कहना है आपको। अब लाइब्रेरी के प्रकार कौन से हैं, तो पहला जो प्रकार है वो है आपका पब्लिक लाइब्रेरी। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक लाइब्रेरी, पुस्तकालय एक प्रकार है। अब पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, देखिए ये एक जनता का पुस्तकालय है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक जनता का पुस्तकालय कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पब्लिक कोई भी आ सकती है, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, कोई भी वर्ग का, जो बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खुला होता है। देखो पब्लिक लाइब्रेरी की परिभाषा क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाई गई पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी है जहां पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के कोई भी आ सकता है। इसका संचालन सरकार या ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और पब्लिक लाइब्रेरी को मेंटेनेंस किसके द्वारा रखा जाता है, मेंटेनेंस किसके द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा। सरकार ही इसको सुचारू रूप से चलाती है, सरकार ही फंडिंग करती है और कुछ फंडिंग जो है RRRL के द्वारा भी किया जाता है। तो पहला जो हमने पढ़ा है वो है पब्लिक लाइब्रेरी। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा होता है शैक्षिक लाइब्रेरी यानी एकेडमिक लाइब्रेरी। अब देखिए एकेडमिक लाइब्रेरी ध्यान रखना, स्कूल की लाइब्रेरी हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे यूनिवर्सिटी की हो। तो एकेडमिक लाइब्रेरी के 3 प्रकार होते हैं, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी हमेशा उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई होती है जहां पर जो है सिलेबस चलता है। देखिए इसमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय आते हैं। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन कौन से आते हैं, स्कूल आता है, कॉलेज आता है और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय आते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करना होता है। ठीक है ना, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जिसका उद्देश्य जो होता है स्टूडेंट्स है या टीचर्स है। देखिए एकेडमिक लाइब्रेरी में केवल वहाँ पर कौन आते हैं, अगर स्कूल में है तो स्टूडेंट्स आएंगे, कॉलेज में है तो स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, फैकल्टीज है, और यूनिवर्सिटी में है तो स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, रिसर्च करने वाले लोग भी आते हैं दोस्तों। तो ये एकेडमिक लाइब्रेरी हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा होता है दोस्तों विशिष्ट लाइब्रेरी, जिसे हम कहते हैं स्पेशल लाइब्रेरी। देखिए स्पेशल लाइब्रेरी वो होती है जो एक विशेष लोगों के लिए होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, म्यूजिक लाइब्रेरी। तो
तो म्यूजिक लाइब्रेरी के अंदर वो लोग जाएंगे जो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे जेल लाइब्रेरी, तो जेल के अंदर जो कैदियों के लिए जो लाइब्रेरी होती है वो जेल लाइब्रेरी। जैसे हॉस्पिटल लाइब्रेरी, हॉस्पिटल लाइब्रेरी में हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, नर्सेज है, वही जाते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है। ये किसी विशेष संस्थान या शोध केंद्र जैसे DRDO, इसरो से जुड़े होते हैं और किसी विशिष्ट विषय या क्षेत्र पर जानकारी प्रदान करते हैं। जानकारी प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा एम्स के अंदर भी, जो हमारा जो एम्स है मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर भी एक लाइब्रेरी है। तो अब आप पता लगा सकते हैं एम्स के अंदर उस लाइब्रेरी में कौन होते हैं, जो डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले हैं वही लोग जाते हैं, या जो वहाँ के स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो जाते हैं, वो भी स्पेशल लाइब्रेरी में आता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। देखिए, हर देश का एक नेशनल लाइब्रेरी होता है जिसका दायित्व होता है कि उस देश की जितने भी महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, दुर्लभ किताबें हैं, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखना, ताकि भविष्य में आने वाली जो उस देश की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उन किताबों को उपयोग कर सके, उन किताबों के बारे में जान सके और उनको अपने देश का इतिहास का पता चले। तो वो क्या होती है दोस्तों? नेशनल लाइब्रेरी होती है। ये देश का मुख्य पुस्तकालय होता है। जो नेशनल लाइब्रेरी होता है वो उस कंट्री की मेन लाइब्रेरी होती है, जो राष्ट्र की संपूर्ण मुद्रित विरासत को भविष्य के लिए संरक्षित करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस देश का जो कल्चर हेरिटेज है, सांस्कृतिक जो विरासत है, उसको भविष्य के लिए जो है सुरक्षित रखना, ये किसका कार्य होता है? नेशनल लाइब्रेरी का होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी, यानी डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। एक डिजिटल लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर सारा डाटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, जो वो घर बैठे भी पढ़ सकता है और वो किसी भी कोने में रह रहा है वो वहाँ जाकर पढ़ सकता है। तो वो क्या होती है दोस्तों? डिजिटल लाइब्रेरी होती है। तो आज ये पहला सवाल था, सिंपल सा सवाल था, लाइब्रेरी क्या है, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो जो हमने आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया है ताकि आप खुद जो है इसमें लिख सकते हैं। और इस बार हमने ये कोशिश किया है कि हमने इसके लिए स्पेशल जो है लाइव बैच शुरू किया हुआ है। तो हमने इस बार क्या है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने हर यूनिट से 25-25 क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप जो है ना केवल डिस्क्रिप्टिव पेपर की PDF आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें यह होता है कि आप निकालोगे ना तो एक बार आप समझ लोगे वीडियो में, फिर उसके बाद निकालोगे और बिना देखा देख रोज के 5 टॉपिक आप बढ़िया सा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि अगला सवाल है, आप कॉपीराइट से क्या समझते हैं? ठीक है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपीराइट? आप कॉपीराइट से क्या समझते हैं और कॉपीराइट की आवश्यकता और महत्व के बारे में बात कीजिए। हम हमेशा सोचते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। देखिए, कॉपीराइट हमेशा कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो किताब लिखता है, चाहे गाने लिखता है, चाहे गीत गाता है, तो उसके जो है दिमाग के द्वारा, जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग का उपयोग करके या दिमाग की उपज से कोई भी कार्य किया है, उस कार्य को सरकार के द्वारा उसको कार्य को सुरक्षा दी जाती है कि भाई ये कार्य उसने अपने दिमाग की उपज से जो ये लिखा है गाना, उसका यूज कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ठीक है ना, या फिर किसी ने किताब लिखी, उस किताब का प्रयोग कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो सरकार के द्वारा उसकी जो कृति को, उसके वर्क को जो सुरक्षा दी जाती है वो क्या कहलाता है? कॉपीराइट एक्ट कहलाता है, कॉपीराइट कहलाता है। देखिए, कॉपीराइट क्या होता है? ये एक बौद्धिक संपदा का एक रूप होता है। क्या होता है दोस्तों? ये एक बौद्धिक संपदा का रूप है जो किसी लेखक, कलाकार या रचनाकार को उनके मूल कार्य पर कानूनी अधिकार प्रदान करता है। मैंने बात बताया था आपको। देखिए, कॉपीराइट एक बिल्कुल जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक फॉर्म है, जो लेखक, जिसने किताब लिखी है, जिसने क्रिएट किया कोई चीज़, जिसने कोई रचना लिखी है, उनके मूल कार्य पर एक कानूनी अधिकार जो है प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? कॉपीराइट कहलाता है। उसके अंदर बात करते हैं रचनाकारों की सुरक्षा, यानी प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटर्स। ये रचनाकारों के कार्यों की अवैध नकल और चोरी को रोकता है। ठीक है ना भाई, जो क्रिएटर होते हैं, जिन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए कोई बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की है,
तो उस क्रिएशन को कोई दूसरा व्यक्ति यूज ना करे, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो हमेशा ये जो है कॉपीराइट बना है, और जिससे उनके नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करता है। भाई आज मैंने मेहनत करके या किसी आपने मेहनत करके एक किताब लिखी है, उस किताब से आप किताब मार्केट के अंदर उतारोगे, किताब से पैसा आएगा, आपकी जो फाइनेंस आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और आपका जो है हर कोई व्यक्ति चाहता है उस किताब को निकालना। लेकिन अब आपकी किताब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी कर ले, तो उसके सुरक्षा पर अधिकार की जो जिम्मेदार होती है वो क्या होता है, कॉपीराइट एक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन। कॉपीराइट जो होता है कि जब एक व्यक्ति लिखता है किताब और मार्केट के अंदर जो है उस किताब को बेचता है, तो उसके पास एक जो है ना एक कॉपीराइट जो है कॉपीराइट लिया हुआ सरकार से एक अधिकार होता है। उस अधिकार को महसूस करता है कि अगर कोई लोग मेरी किताब की नकल करता है, कॉपी करता है, तो मैं उसके ऊपर मुकदमा लगा सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोत्साहन, उचित सुरक्षा मिलने से लेखक और शोधकर्ता नए और मौलिक कार्यों के सर्जन के लिए प्रोत्साहित होते हैं दोस्तों। ठीक है ना भाई, आज ये जब अगर आपके पास कोई ना कोई अधिकार होगा, सुरक्षा का अधिकार अगर सरकार आपको देगी कॉपीराइट के तहत, तो उससे क्या होगा कि आपने कोशिश की है, आपने किताब अच्छी लिखी है, तो आपसे इंस्पायर होकर और भी अन्य जो लोग हैं वो भी कोशिश करेंगे, और इस तरीके से आगे जो है लोगों के अंदर एक जागरूकता रहेगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ज्ञान का व्यवस्थित प्रसार, यानी सिस्टमेटिक डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का व्यवस्थित प्रसार का मतलब क्या है कि ये प्रकाशकों और लेखकों को उनके निवेश का उचित प्रतिफल सुनिश्चित करता है, जिससे ज्ञान का प्रसार व्यवस्थित रहता है। ठीक है ना, जैसे आपने मेहनत करके किताब लिखी है और लोगों ने आपकी किताब खरीदी है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट हुआ है, लेकिन जिन्होंने किताब खरीदी उस किताब को पढ़ा है, और किताब को पढ़ने के बाद उनका कहीं ना कहीं उनके जीवन में उस किताब का काम आया है, उन्होंने जो किताब पढ़ी है उसका कहीं ना कहीं उनके जीवन में लाभ मिला है। तो कहने का मतलब है तो कि आपने जो ज्ञान की जो किताब लिखी है, जो जिस विषय पर आपने किताब लिखी है, जिससे आपकी किताब का प्रचार हुआ है और आपने जो ज्ञान का भी प्रचार हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पुस्तकालय की भूमिका, रोल ऑफ लाइब्रेरीज। पुस्तकालय में कॉपीराइट नियमों का पालन यह सुनिश्चित करता है कि सूचना का उपयोग कानूनी सीमाओं जैसे फेयर यूज के भीतर हो। ठीक है ना, देखिए कई बार क्या होता है कि लाइब्रेरी के अंदर भी एक किताबें जो दी जाती हैं वहाँ पर कॉपीराइट लगा हुआ होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप अगर कोई लेखक ये चाहता है कि जो मेरी किताब है, इस किताब को आप इस इंस्टीट्यूट में आप जो है पढ़ा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना, तो वहाँ पर फेयर यूज के लिए जो है कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट जो होता है वो आपके लिए जो है उपयोगी हो सकता है। तो कई बार लेखक कहते हैं कि मेरी ये किताब है, आप जो है अपने स्कूल में या फिर अपने यूनिवर्सिटी में या स्कूल में या कॉलेज में चला सकते हो, तो लेखक की परमिशन के आधार पर आप उस किताब का जो है फेयर यूज भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका जो है दूसरा सवाल था कि कॉपीराइट क्या है और कॉपीराइट जो है किस प्रकार की आपकी सहायता करता है दोस्तों। अब हम लेते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल है तीसरा, उसके बारे में हम बात करते हैं कि पुस्तकालय के विकास में शामिल किन्हीं 5 समितियां या आयोग के नाम बताइए। ये आपने पढ़ा है यूनिट 1 का कि सबसे पहले सवाल ये बनता है कि लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी साइंस में या डेवलपमेंट और इन लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय में, पुस्तकालय के विकास में कौन कौन सी समितियों का योगदान रहे हैं। तो सबसे पहले 5 समितियों के बारे में बताओ। कितनी समितियां? 5 समितियों के बारे में बताओ। और पुस्तकालय विकास में यूजीसी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। उन्होंने 2 सवाल, एक ही सवाल में, देखो सवाल ऐसे ही तो बनेंगे, एक ही सवाल में 2 सवाल बना दिए। पहले तो पूछा है कि मुझे तो केवल 5 समितियों के नाम बताओ, और फिर उसने कहा है कि यूजीसी के बारे में बताओ, यूजीसी क्या, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय के विकास में क्या भूमिका है यूजीसी का, उसके बारे में बताइए। तो देखो ऐसा नहीं है कि सवाल जो है एक ही पूछे, एक सवाल में 2 सवाल भी पूछा जा सकता है। पहले तो पूछा समिति के बारे में बताओ, फिर पूछ लिया यूजीसी की क्या भूमिका है पुस्तकालय में। तो जैसा सवाल पूछा जा रहा है वैसा ही आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 प्रमुख समितियां या आयोग। तो कौन कौन सी है? पहला है दोस्तों हंटर कमीशन,
जो कब आया था, 1882 में आया था। फिर सैडलर कमीशन 1917 में आया था। सिन्हा समिति 1957 में आई थी। रंगनाथन समिति 1957, यूजीसी की लाइब्रेरी कमेटी भी कहते हैं। और कोठारी कमीशन जो कब आया था, 1964 में। इन्होंने पहला सवाल पूछा है कि पुस्तकालय से जुड़ी हुई 5 जो है, क्या कह सकते हैं कि समितियों के बारे में नाम बताओ। तो 5 समितियों के बारे में आपने नाम लिख दिया। फिर अगला सवाल क्या पूछा, यूजीसी की भूमिका के बारे में चर्चा करो कि भाई यूजीसी का हमारे लाइब्रेरी साइंस में क्या महत्व है। तो आपको पता है एकेडमिक जो लाइब्रेरी होती है उसको जो क्या कह सकते हैं फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करता है, यूजीसी ही करता है। तो यूजीसी के बारे में जानते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस। यूजीसी विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालय को पुस्तकें खरीदने, भवन निर्माण और उपकरणों के लिए भारी अनुदान प्रदान करता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रिपल आरएलएफ के बारे में। जिस तरीके से ट्रिपल आरएलएफ पब्लिक लाइब्रेरी को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, उसी तरीके से यूजीसी जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उनको सही रूप से संचालन करने के लिए, उनको सही रूप से मेंटेनेंस रखने के लिए यूजीसी के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मानक निर्धारण यानी स्टैंडर्ड सेटिंग। मानक क्या निर्धारण है, ये पुस्तकालय सेवाओं को सबसे पहले बात किया, यूजीसी हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट करके ये बताना चाहता है कि सबसे पहले लाइब्रेरी की जो सर्विसेज है वो सर्विसेज क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। कर्मचारियों का वेतन अनुमान और जिस कैटेगरी का जो स्टाफ है, जो कौन सी एक ग्रेड कैटेगरी, एक बी कैटेगरी, सी ग्रुप में कौन सा है स्टाफ है, प्रोफेशनल स्टाफ है या फिर और भी जो लाइब्रेरियन है, तो उसका सैलरी और उनकी योग्यता के लिए मानक निर्धारित करता है। यूजीसी ही नियम बनाता है कि जिसके पास सीएलएस डिग्री है तो वो लाइब्रेरी अटेंडेंट बनेगा, जिसके पास बीएलएस डिग्री है वो प्रोफेशनल असिस्टेंट बनेगा, जिसके पास एमएलआईएस है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनेगा, जिसके पास यूजीसी नेट क्लियर है वो लाइब्रेरियन बनेगा। तमाम ऐसे बहुत सारे जो स्टैंडर्ड है, वो मानक जो है वो हमेशा यूजीसी ही तय करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क जिसका नाम क्या है दोस्तों, इनफ्लिबनेट। तो ध्यान रखना है कि पूरे भारत में कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को आपस में जोड़ने के लिए यूजीसी की पहल जो हुई थी वो हुई थी इनफ्लिबनेट जो नेटवर्क की हुई। तो इनफ्लिबनेट नेटवर्क जिसकी वजह से हिंदुस्तान के सभी जो है कॉलेज और सभी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आपस में जुड़ सकती हैं। यूजीसी ने इनफ्लिबनेट केंद्र की स्थापना की है जो शैक्षणिक पुस्तकालय को आपस में जोड़ता है। ये क्या करता है, जो भी शैक्षणिक जो पुस्तकालय होते हैं, जो एकेडमिक जो लाइब्रेरी होती है उसको आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ये यूजीसी के द्वारा एक बहुत बड़ी पहल हुई है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं निरंतर शिक्षा यानी कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स और शोध कार्यक्रमों का समर्थन करता है दोस्तों। ठीक है ना, जो लाइब्रेरी स्टाफ है तो लाइब्रेरी स्टाफ के लिए जो है रिफ्रेशर कोर्स और जो शोध कार्यक्रमों का समर्थन करता है, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, जिस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी यूजीसी जो है सपोर्ट या समर्थन करता है दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर हमने पढ़े हैं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप घर बैठे इन दोनों सवाल को बढ़िया सा आप अपनी भाषा में जरूर लिखें और अगले वीडियो के अंदर हम जो है और भी शानदार सवाल बना के लेके आएंगे अन्य जो है सब्जेक्ट के। आज हमने फाउंडेशन के सवाल पर चर्चा की है, अगली वीडियो में मैनेजमेंट के सवालों पर हम चर्चा करेंगे कि भाई मैनेजमेंट के अंदर कैसे सवाल पूछा जाता है। और अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमने स्पेशल बैच टायर 2 का स्पेशल बैच भी शुरू कर दिया है। देखिए एसआर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की व्याख्या कीजिए। आधुनिक डिजिटल युग में ये कैसे लागू होता है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है उसके बारे में, और लाइब्रेरी एक्ट क्या होती है और उसके बारे में आपको महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्यों आवश्यक है और महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए दोस्तों। और आप सभी लोगों के निवेदन पर हमने जो है टायर 2 स्पेशल टायर 2 का हमने लाइव क्लास शुरू कर दिया है मात्र 1999 में।
1999 हमने कंप्लीट रिकॉर्डेड भी पढ़ा दिया है, अभी लाइव चल रहा है। हर टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन हमने बना के देख दिए हैं ताकि हर टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और डेस्क्रिप्टिव पेपर भी हमने शुरू कर दिया है लाइव आपके लिए, ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरी तीनों किताबें, ये तीनों किताबें मंगा सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ इन तीनों किताबों के साथ एक मॉडल पेपर भी, 1000 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर भी आपको फ्री मिलेगा। और ये तीनों किताबें कहाँ पर मिलेगी? गूगल में जाओगे तो गूगल में जाकर वहाँ पर लिखिए राजदीप बुक डिपो, तो वहाँ राजदीप बुक डिपो वेबसाइट जाइए और वहाँ पर आपको सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे बाइलिंगुअल। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में इस बार हम मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे कि वहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से जवाब दिया जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।